अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज़ कराची से गिरफ्तार होने वाली मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी से मुताल्लिक मजीद इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। कराची में मुल्जिमा मंशियात फरोश पिंकी को कैसे और कहां से गिरफ्तार किया गया, उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिंकी को एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में पुलिस एहलकारों को फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते देखा जा सकता है, जिसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि फ्लैट का दरवाज़ा खोलने वाली खातून अनमोल उर्फ पिंकी ही थी। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन ले लिया और पुलिस ने फ्लैट की तलाशी लेना शुरू कर दी। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तारी का खदशा पहले से था और उसने एक ऑडियो मैसेज के ज़रिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह भी कर दिया था। ऑडियो में मुबैना तौर पर पिंकी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से कोई आपके राब्ते में आएगा। राब्ता करने वाला मर्द होगा जो मेरा दोस्त होगा, वो इस काम को हैंडल करेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी थी और इस बात पर सवालात उठे थे, लेकिन आज पुलिस को मुल्जिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। मुल्जिमा पिंकी को आज दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया था और अदालत के रूबरू आज मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई थी। आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत में कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मुल्जिमा पिंकी नारकोटिक्स गैंग की सरगना है। मंशियात की सप्लाई से मुताल्लिक जांच के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी था। मुल्जिमा के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। कत्ल जैसे संगीन नौयत के मुकदमे में तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट को कम से कम कुछ दिन का रिमांड देना चाहिए था ताकि तहकीकात की जा सके। और फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने प्रोसिक्यूशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मुल्जिमा का अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया और फिर अदालत ने मुल्जिमा को 13 से 15 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देते हुए सुप्रिटेंडेंट वुमेन जेल को मुल्जिमा की कस्टडी तफ्तीशी अफसर सईद अहमद के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया। और अदालत ने अपने हुक्मनामे में मज़ीद लिखा कि तफ्तीशी अफसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुतल्लिका अदालत से रिमांड में तौसी की दरख्वास्त भी कर सकते हैं। अदालती हुक्म के बाद सेंट्रल जेल से मुल्जिमा पिंकी को पुलिस ने तहवील में ले लिया और DIG साउथ ने बताया कि मुल्जिमा पिंकी को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में तहवील में लिया गया है, जबकि उस पर माजी के मुकदमात की तफसीलात भी इकट्ठी कर ली गई हैं। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी पर दर्ज मुकदमे की FIR में लिखा है कि गार्डन पुलिस ने खुफिया इतला पर गार्डन वेस्ट में फ्लैट पर छापा मारा। पुलिस पार्टी को दौरान गश्त इतला मिली थी कि एक खातून फ्लैट में मंशियात तैयार करके फ़रोख्त कर रही है। पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारकर मुल्जिमा पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट से 1540 ग्राम कोकेन और 6970 ग्राम मुख्तलिफ केमिकल्स और खाम माल बरामद हुआ। बेकिंग पाउडर, एफिड्रीन और कोकेन हाइड्रोक्लोराइड भी कब्जे में ले लिया गया। मुल्जिमा से पिस्तौल, 2 मैगजीन और 10 राउंड भी बरामद हुए, जबकि फ्लैट से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन, ब्लैंक चेक्स और दीगर चीज़ें भी बरामद हुई हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमा पिंकी बरामद होने वाले असलहे का लाइसेंस भी पेश नहीं कर सकी। पुलिस ने सिंध असलहा एक्ट के तहत इसका अलग मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम गार्डन के इलाके में रिहायशी इमारत के जिस फ्लैट से मुल्जिमा को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है, उस फ्लैट में रिहाइश पजीर ख़ानदान सामने आ गया है, जिसका दावा है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया है वहाँ 8 साल से किराए पर तो हम रिहाइश पजीर हैं और मीडिया पर मुल्जिमा पिंकी की गिरफ्तारी हमारे फ्लैट से होने की खबर आने पर मालिक मकान ने हमें फ्लैट खाली करने का कह दिया है। अनमोल उर्फ पिंकी को हम नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाल दिया? पुलिस की गफलत की वजह से हम सख्त जहनी अजियत का शिकार हैं। दूसरी तरफ मुबैना मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मौसर प्रोसिक्यूशन के लिए DIG साउथ ने खत लिखकर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से मुल्जिमा की जमानत की मुखालफत और सज़ा यकीनी बनाने की सिफारिश कर दी है। खत में लिखा है कि अनमोल बलोच उर्फ पिंकी मंशियात असलहा और कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार है।
मुल्जिमा के खिलाफ गार्डन और बगदादी थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं और मुल्जिमा कराची में मंशियात नेटवर्क से मुतालिक अहम मालूमात रखती है। पुलिस ने मुल्जिमा को आदि मुजरिम और हाई प्रोफाइल मुल्जिम करार दिया है। पुलिस रिमांड और फुल प्रूफ प्रोसिक्यूशन के लिए खुसूसी टीम मुकर्रर की जाए, जबकि मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि इतने मुकदमात के बावजूद मुल्जिमा पिंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और वो कैसे आज़ादी से अपना मंशियात का नेटवर्क चला रही थी। मुकदमात की तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमा पिंकी के खिलाफ मुकदमात 2020, 2021, 2022 और 2025 में दर्ज हुए। 2021 के 9 मुकदमात में से 5 में मुल्जिमा बरी हो गई। 2021 ही के एक मुकदमे में मुल्जिमा पिंकी पर मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम साबित हो गया, जबकि 2021 के एक मुकदमे की समाअत अभी जारी है और 2 मुकदमात में मुल्जिमा इश्तिहारी है। 2020 में गिजरी थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमा बरी हो गई थी। 2022 में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमा को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया था, जबकि 2025 में थाना बोर्ड बेसन में दर्ज मुकदमे में मुल्जिमा पिंकी जमानत पर है। अहम बात यह है कि तमाम मुकदमात में मुल्जिमा पर मंशियात फरोशी के इल्ज़ामात हैं, मगर वो फिर भी आज़ादी से अपना मंशियात का नेटवर्क चला रही थी। इसके अलावा मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से लाहौर का भी एक मुकदमा सामने आ गया है। पुलिस के मुताबिक 2022 में थाना कोट लखपत में रियाज बलोच पर मंशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम रियाज बलोच ने बताया कि फरार होने वाली उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी है। पुलिस के मुताबिक एक लग्जरी गाड़ी में एक लड़का और लड़की मंशियात फरोख्त करने शादाब कॉलोनी आ रहे थे। गाड़ी रुकी तो एक लड़का मंशियात देने की गर्ज से नीचे उतरा। पुलिस ने लड़के को काबू कर लिया, लेकिन लड़की यानी पिंकी गाड़ी स्पीड में चलाकर निकल गई। पिंकी के भाई के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुल्जिमा फरार हो गई थी, जबकि उसके भाई का मंशियात के मुकदमे में चालान हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा अपने भाइयों के हमरा कोट लखपत में निजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी, ताहम उसका पंजाब पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के भाई रियाज बलोच पर लाहौर में 7 जनवरी 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन फिर उसे इस मुकदमे में 4 अप्रैल 2022 को बरी कर दिया गया था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक एडिशनल सेशन जज सैयद इमरान रजा नकवी ने मुल्जिम को बरी किया था। जबकि नाजरीन, अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की खबर पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई, जहां आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस केस का नोटिस लेते हुए DGANF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया है। इजलास के दौरान चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि DGANF आकर बताएं कि अनमोल उर्फ पिंकी किस किस को मंशियात सप्लाई कर रही थी। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए कि किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियन को मंशियात सप्लाई की जा रही थी। मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता कि जिस जज ने अनमोल को जमानत दी उसका चेकअप कराओ। मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि जिसको पिंकी ने मंशियात सप्लाई की उनको रिहैब सेंटर्स में भिजवाऊं। सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि आज सुबह खबरों में देखा कि वो क्रिमिनल खातून धड़ल्ले से अदालत जा रही है। ये चोर डाकू मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। जबकि कल इस वाक़े के बाद मीडिया पर शोर उठा तो पुलिस में हलचल मच गई और SSP साउथ को इस केस की तहकीकात से हटाकर DIG वेस्ट इरफान बलोच को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। एडिशनल IG के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इरफान बलोच मुल्जिमा पिंकी की अदालत में पेशी के दौरान सामने आने वाले मामलात की तहकीकात करेंगे। प्रोटोकॉल पर अमल न करने के मामले की भी इंक्वायरी की जाएगी। एडिशनल IG ने DIG वेस्ट इरफान बलोच को 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है और कहा है कि गफलत और लापरवाही में मुलविस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी को प्रोटोकॉल देने के मामले पर SHO गार्डन हनीफ सियाल और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सईद अहमद, SIU इंस्पेक्टर जफर इकबाल और 2 लेडी कांस्टेबल्स को भी मुअत्तल कर दिया गया है। और मुकदमात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश के लिए SP इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट सिटी की निगरानी में टीम तश्कील दे दी गई है, जो इन मुकदमात की तफ्तीश कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल करके 15 दिन में तफ्तीश करेगी। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान हमारे साथ हैं, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं और लाहौर से, क्योंकि लाहौर में भी मुकदमात हुए, क्या मामला रहा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद फराज साहब, पहले आप बताइएगा, ये कहानी तो कराची तक महदूद नहीं है, लाहौर तक है, वहां पर भी मुकदमा हुआ और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये क्या मामला है, क्या करती रही अनमोल और किस तरीके से मामला यहाँ तक पहुंचा? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जो मुकदमा आज हमने यहाँ से ट्रेस किया, जिसको प्रोब किया है, उसकी वो भी एक लतीफ़ा लगता है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आप ये देखें कि मंशियात का ये मुकदमा था और उसमें उसके भाई की बेल हो गई, उसकी ज़मानत, ना सिर्फ ज़मानत हुई बल्कि उसको मुकदमे से ही बरी कर दिया गया और उस मुकदमे में
जिक्र है इसके भाई के इंकशाफ पर ये लिखा हुआ है कि उसके साथ उसकी बहन अनमोल उर्फ पिंकी भी मौजूद थी, जो अपनी लग्जरी गाड़ी में वहाँ से फरार हो गई। उसके बाद सितम ये देखें कि लाहौर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस खातून को CRO यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उसमें उन्होंने इसका नाम दर्ज नहीं किया, इसका ID कार्ड दर्ज नहीं किया, इवन के एक इंडेक्स होती है FIR की उसमें इसका नाम भी नहीं है, और ख़ास तौर पर इसका शनाख्ती कार्ड नंबर जो था वो भी किसी जगह पे दर्ज नहीं किया, रिकॉर्ड में नहीं लिखा और इसको इश्तिहारी नहीं किया। अगर इस मुकदमे में ये इश्तिहारी हुई होती, इसको पकड़ा जाता, तो मेरा ख्याल है कि आज जो पिंकी पकड़ी गई है वो कई साल पहले गिरफ्तार हो चुकी होती। और लेकिन अभी भी ये अफसोस है कि अभी तक जो है लाहौर पुलिस ने इस पर चुप साधी हुई है और इस FIR के मुताबिक जो है बारे में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही। अहमद, आप क्योंकि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, जब पुलिस ये ना कर रही हो तो क्या होता है? कोई दबाव होता है? क्या होता है? ये जो मुकदमा था जो लाहौर में भी पकड़ा, जो लाहौर में भी दर्ज निकला, जो कराची में भी हुई, उसमें आप देख सकते हैं कि इस मुलजिम से उसके रिमांड नहीं लिया गया था, उसको फौरी तौर पर जुडिशल कर दिया गया था। और जब जुडिशल कर दिया जाता है तब उसको एक फेवर मिल जाती है कि वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। यूँ उसकी बेल भी हो गई और वो फिर बाहर भी आ गया और फिर बरी भी हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक बहुत तशवीश की बात है वो ये है कि पुलिस ने इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। अगर उस मुकदमे में देखें 154 के तहत एक FIR दर्ज होती है, उस FIR में उस मुलजिमा का नाम दर्ज है, वल्दियत दर्ज है, बाकायदा उसके भाई के इंकशाफ पर लिखा हुआ है कि ये उसके साथ मौजूद थी। लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने की, उसको इश्तिहारी करने की, उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड में उसका नाम तक दर्ज करने की ज़हमत गवारा नहीं की, और ये बहुत बड़ी नालायकी है लाहौर पुलिस की। और आप बताइएगा काशिफ, अब एक और मसला कि जिस फ्लैट से कह रही है पुलिस, जाहिर उसकी वीडियो भी जारी की गई है कि इनको गिरफ्तार किया गया, वहाँ के रिहायशी सामने आ गए कि जी हमारा पता गलत दे दिया। जाहिर जब ऐसे लूप होल्स हों तो आमतौर पर मुल्जिमान को फ़ायदा हो जाता है। आगे जाके क्या कहानी है, और इसके अलावा भी बताइएगा कि आपके पास क्या मालूमात हैं इसकी तफ्तीश के हवाले से। बिल्कुल शादेब, बहुत शुक्रिया। दिन भर आज जो इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से कार्रवाई की गई, हम उस टीम के साथ मौजूद थे और तमाम तर इस कार्रवाई को देख रहे थे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसने कोर्ट का रुख किया, कोर्ट से एक लेटर मौसूल हुआ और उसके बाद जो है वो जेल की जानिब गए और वुमेन जेल से इसकी कस्टडी जब हवाले की गई और उसके बाद ये तयन किया गया कि इसकी कस्टडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी के बगदादी थाने के हवाले से जो मुकदमा दर्ज है कत्ल का, उस मुकदमे में जो है इसकी कस्टडी हवाले की गई है। ताहम इसे जो है वो बगदादी थाने ले जाया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको अब जो 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मिला है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है आया वो किस तरह होगी। प्रॉब्लम इस केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स यकीनी तौर पर हैं। वो ऐसे भी है कि जिस फ्लैट का जिक्र किया गया, जब हम उस फ्लैट का रुख करते हैं तो वहाँ एक फैमिली पहले से मौजूद है, उसकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि वो काफी अरसे से इस फ्लैट में रह रही है। जब हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो पुलिस की जानिब से इस मामले की एक वीडियो जो है पहले कट एंड शॉट जो है एक 21 सेकंड की वीडियो जो है वो मंजर आम पर लाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस एहलकार जो है वो एक घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फिर एक मुकम्मल वीडियो सामने आ जाती है जिसमें बाकायदा तौर पर वेपन भी रिकवर किया जा रहा है उस घर से और तमाम तर चीजें भी, और पिंकी भी उस घर के अंदर मौजूद है जिसकी जामा तलाशी भी ली जा रही है। तो इस केस को इब्तदाई तौर पर मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल लिया गया और ये देखा गया कि बगदादी थाने में या गार्डन थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ, गार्डन थाने में 2 मुकदमा दर्ज करने के बाद इसे मामूल की कार्रवाई के मुताबिक जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। अब जब आला अफसरान की इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आई है तो SSP साउथ पहले उन्हें जो है वो इसका तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया कि वो इस तमाम तर मामले की गफलत की तफ्तीश करेंगे, लेकिन फिर चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट साउथ और साउथ जोन का इलाका है तो इसे जो है वो साउथ जोन से हटा के अब DIG वेस्ट को ये तमाम तर कार्रवाई दी गई है। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी सिर्फ यही बात की गई है कि जो प्रोटोकॉल का खास ख्याल नहीं रखा गया है, जब अदालत में इस पिंकी को पेश किया गया तो उस हवाले से तफ्तीश की जाए। लेकिन इसमें देखना भी ये भी है कि जो इतने मुकदमा दर्ज हुए, आपको मुकदमा की अगर तफसील बताऊं तो 14 के करीब अब तक मुकदमा सामने आ चुके हैं जो कराची में दरख्शा, क्लिफ्टन, बोर्डबेसन, बगदादी और गार्डन थाने में जो दर्ज हैं। और उनमें जो है वो किसी भी मुकदमे में इसको ना तो पहले कोई जो है गिरफ्तार किया गया, ना इस पर कोई कार्रवाई इस तरह की गई। और जो गार्डन थाने में भी गुज़िश्ता रोज 2 मुकदमा दर्ज किए गए उससे भी जो है वो तौर पर लिया गया और जो अमूमन कार्रवाई एक नॉर्मल एक इतनी बड़ी गैंग की कारिंदी जो है वो पकड़ी गई और उसके बाद उसे जो है वो जब कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो प्रोटोकॉल का खास ख्याल नहीं रखा गया। इस हवाले से DIG साउथ की जानिब से अब नोटिस ले लिया गया है और आला हुकाम ये बताते हैं
कि जो एसएसपी सिटी हैं अली हसन, उनकी जानिब से जो है वो इस मामले को जल्दबाजी की गई। जल्दबाजी के दौरान जो एसएचओ गार्डन है जिन्हें हटा दिया गया, जो एसआईओ गार्डन है उन्हें भी हटा दिया गया। तो इन दोनों को अहकाम जारी किए गए और नॉर्मल जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो इसे अदालत में पेश कर दिया गया। तो इन तमाम तर चीजों की कार्रवाई जो है वो यकीनी तौर पर होनी चाहिए। तफ्तीश जो है वो की जा रही है। अब डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच की जानिब से कहा जा रहा है कि जितने भी जो इसमें एहलकार मुलविस हैं या जिनको मुअत्तल किया गया है, उन तमाम तर लोगों के भी बयानात दिए जाएंगे और तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। राहिल, आप बताइएगा कि लाहौर में भी बता रहे थे अहमद फराज साहब, कराची में ये अचानक इतनी बड़ी हो गई, ये प्रॉपर बैकग्राउंड है जिसके तहत इन्होंने ग्रो किया, या नेटवर्क अचानक बहुत बड़ा हो गया, या काफी अरसे से काम कर रही थी? शाजिब साहब, हमारी बात हुई तफ्तीशी ज़राए से और हुक्काम से भी, तो उनका ये कहना है कि ये एकदम अचानक ऐसा नहीं हुआ और इसने बहुत अर्ली एज में ये सारा काम स्टार्ट कर दिया था। इनिशियली ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाती थी और वहाँ पर ही इसके कुछ PR बनना शुरू हुई, कुछ जो डीजेज होते हैं उनसे, और कुछ वहाँ पे जो कोकीन के डीलर्स थे। इसने स्पेशलिटी अपनी रखी थी कोकीन पे, ये हर किस्म की मंशियात पे नहीं गई, ये मतलब आइस या किसी और किस्म की उन चीज़ों पर नहीं गई, ये सिर्फ और सिर्फ कोकीन पे फोकस करती थी। तो उसी कोकीन के जो डीलर्स थे उन्हीं से इसने अपनी PR बढ़ाई और उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बाअसर शख्सियात से भी इसके राब्ते होते चले गए। उस कोकीन जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि कोकीन डीलर्स में से उसी में से ही फिर इसकी एक से शादी भी हुई और इस तरह से इसका नेटवर्क फैलता चला गया। यहाँ पर हमारी एक और जो पुलिस में एसपी सदर थी लास्ट ईयर, माजदा हालीपोटो, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इसके भाई को गिरफ्तार किया था। उनका ये कहना था कि हमारे पास इंटेल थी कि लाहौर से जो वो मंशियात आ रही थे, जिस पर वो अपनी टीम लेके खुद बस अड्डे पर पहुंची और उन्होंने इसके भाई जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसके भाई शौकत को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ एक खातून भी थी। तो उसने इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि एक्चुअली उसका ये सारा काम, ये सारा बिजनेस जो देखती है वो उसकी बहन देखती है और उसके साथ साथ उसके जो दीगर लोग हैं उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बुनियादी तौर पे जो बस अड्डे से आता था माल, तो वो अक्सर औकात ऐसा भी होता था कि 2 ख़वातीन को भेजा जाता था और वो अपनी बॉडी पे कंसोल करके उस सारी चीज़ों को लेकर आती थी और फिर डिफेंस के इलाके में एक जगह पर इन्होंने एक अपना ठिकाना बनाया हुआ था, वहाँ पे लाके इसको डंप किया जाता था। उसके बाद फिर सप्लाई की जाती थी। सप्लाई के लिए इन्होंने कुछ राइडर्स हायर किए हुए थे जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के थे, लेकिन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये काम करते थे, जो कि बाकायदा इसके मुलाजिम थे, उनके ज़रिए सप्लाई की जाती थी, जबकि कुछ लोग फिज़िकली वहाँ पर आके भी लेते थे। लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा नुमाया खुसूसियत इसको कह लें या इस जो आजकल जिस तरह से बिज़नेस चल रहा है उसको कह लें कि ये डोर स्टेप पे सप्लाई को जो वो प्रेफर करती थी, फिज़िकली लोगों को बहुत कम अपने पास बुलाया करती थी। इसी तरह से इसका नेटवर्क बढ़ता चला गया और यही सारी वजह थी कि इतने सालों के बावजूद, इस पर इतने मुकदमात कायम होने के बावजूद कभी किसी रिपोर्ट में इसका ऑफिशियली नाम नहीं आया था। लेकिन जब इसका भाई पिछले साल गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाइयों में तेज़ी आना शुरू हुई और कुछ मुकदमात फिर उसके बाद दर्ज होना शुरू हुए जिसमें इसका नाम भी मुख्तलिफ मुकदमात में डाला गया। लेकिन कभी भी ये नाज़िर तफसीलात देखी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों से कायम नाजुक सीज़ फायर के टूटने और दोबारा जंग शुरू होने के खदशात के साये में अमेरिकी सदर ट्रंप एक इंतहाई अहम दौरे पर चीन पहुंच गए हैं और चीन पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया है और एयरफोर्स 1 से उतरने पर ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए चीन के नायब सदर वहीं पर मौजूद थे। BBC के मुताबिक चीनी नायब सदर की जानिब से ट्रंप का इस्तकबाल किया जाना चीन की तरफ से अमेरिकी सदर के एहतराम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप के 2017 के दौरे चीन के दौरान चीन ने एक कम दर्जे के स्टेट काउंसलर को ट्रंप के इस्तकबाल के लिए भेजा था। इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग समेत दीगर आला चीनी हुक्काम से अहम मुलाकातें होंगी और ये मुलाकातें बाज़ाब्ता तौर पर जुमेरात और जुमे को होंगी। अहम बात यह है कि इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान जहां तिजारती मामलात पर अहम बातचीत मुतवक्के है, तो वहीं इस दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने पर गुफ्तगू भी होगी। और चीन रवाना होने से पहले ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वो चीनी सदर के साथ ईरान से मुताल्लिक तफसीली और तवील बातचीत करेंगे। ये बात इसलिए भी अहम क्योंकि चीन भी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दौरान पस पर्दा अहम किरदार अदा करता रहा है। हालांकि ईरान और अमेरिका के दरमियान कायम मौजूदा सीज़ फायर में भी चीन का किरदार रहा है और चीन के लिए भी इस तनाज़े का खात्मा अहमियत का हामिल है, क्योंकि चीन की तेल की दरामदात का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए ही आता है और ये रास्ता ईरान और अमेरिका की नाकाबंदी की वजह से बंद है। और आज सदर ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अहम गुफ्तगू भी की है। और इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस दौरान
चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ चीन के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने और आर्जी जंगबंदी को बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि पाकिस्तान अपने ऊपर एतमाद को बरकरार रखते हुए सालिसी की कोशिशों को आगे बढ़ाएगा और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मसले को हल करने में मदद फराहम करेगा और ख़ित्ते में जल्द अमन बहाल करने के लिए किरदार अदा करेगा, जो कि पूरी दुनिया की मुश्तरका ख्वाहिश है। इस दौरान चीन ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और इस मकसद के लिए अपना किरदार भी अदा करेगा। जबकि वज़ारत ख़ारजा ने इस गुफ्तगू से मुतालिक अपने एलामिया में कहा है कि दोनों फरीकों ने इस बात पर जोर दिया कि पायदार जंगबंदी जारी रहनी चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त यकीनी बनाई जानी चाहिए। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने तमाम बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया। ऐसे में सदर ट्रंप का चीन का ये दौरा इस हवाले से भी अहम है, क्योंकि इस दौरे के बाद ट्रंप की जानिब से ईरान से मुताल्लिक एक अहम फैसला सामने आने की तवक्को भी की जा रही है, क्योंकि सदर ट्रंप ने इस दौरे से पहले अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ अहम मीटिंग की थी और अमरीकी मीडिया ये मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से जंग के खात्मे के अमरीकी प्रपोजल पर जवाब पर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और इसी वजह से वो जंग दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं और उनके सामने जंग से मुताल्लिक मुतादिद ऑप्शंस भी पेश किए गए हैं। मगर साथ ही अमरीकी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप चीन के दौरे से पहले कोई फैसला नहीं करना चाहते, यानी जो होगा वो दौरे के बाद होगा और दौरा 2 दिन बाद ख़त्म होगा। मगर इस दौरान मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल बरकरार है और जहां एक तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने इसके जवाब में ईरान की नाकाबंदी कर रखी है और इसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है। वहीं दूसरी तरफ कल कुवैत ने यह दावा कर दिया है कि ईरान की पासदारान इनकलाब के 4 अरकान कुवैत में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और इस वाक़े के बाद कुवैत की वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी मरासला भी दिया था, जबकि कल मुत्तहिदा अरब अमारात ने कुवैत में मुबैना दरअंदाजी की इस ईरानी कोशिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। जबकि आज सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसल्लह गिरोह की जानिब से कुवैत के बोबियान जजीरे में दरअंदाजी की शदीद मजम्मत करता है और इसकी सख्त अल्फाज में नफ़ी करता है, जिसका मकसद ब्रदर मुल्क कुवैत के खिलाफ कार्रवाइयाँ करना था। लेकिन ईरान ने कुवैत की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को ही मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि कुवैती हुकूमत ने सियासी मकासद और प्रोपेगेंडा के तौर पर 4 ईरानी अहलकारों के मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जो मामूल की बहरी गश्त पर थे और नेविगेशन सिस्टम की खराबी की वजह से गलती से कुवैती पानियों में दाखिल हो गए थे। ईरान ने कुवैती हुक्काम से मुतालबा किया कि वो जल्दबाजी में बयानात और बेबुनियाद इल्ज़ामात से गुरेज करें और मौजूदा मसाइल को सरकारी ज़राए से हल करें। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि कुवैत में ईरानी सफारत खाने को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हिरासत में लिए गए ईरानी शहरियों तक जल्द अज जल्द रसाई दी जानी चाहिए और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। सारी सूरत हाल में अमरीका और ईरान के दरमियान कायम नाजुक सीज़ फायर के ख़त्म होने के खदशात मुसलसल बढ़ रहे हैं और अब सारी नज़रें सदर ट्रंप के दौरे चीन पर मरकूज़ हैं, जिसके बाद ईरान से मुताल्लिक अहम फैसला सामने आने की तवक्को है। ताहम अमरीका में अब भी ईरान के साथ दोबारा जंग शुरू करने के लिए कोशिशें तेज़ हो रही हैं और इसराइल भी मुमकिन तौर पर सदर ट्रंप को दोबारा जंग शुरू करने के लिए कोशिश कर सकता है, क्योंकि अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल को खदशा है कि ट्रंप ईरान के साथ कोई ख़राब मुआहदा कर सकते हैं जिससे उनके जंग के पूरे नहीं होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जो मालूमात हम आपको देने जा रहे हैं वो हसास नौइयत की हैं और आपके आसपास बच्चे या कमज़ोर दिल अफराद मौजूद हैं तो मुनासिब होगा कि वो ये सेगमेंट ना देखें। नाज़रीन, इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की इंतहा कर दी है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और तज़ियाकार निकोलस क्रिस्टोफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपने कॉलम में इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों पर होने वाले वहशियाना जिनसी मज़ालिम और रेप से मुताल्लिक दिल दहला देने वाली तफसीलात से पर्दा उठा दिया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट के लिए ज़ाती तौर पर इसराइली जेलों में कैद रहने वाले 14 फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मकबूजा मगरबी किनारे और इसराइल में इंसानी हुकूक की तंजीमों से राय और डेटा इकट्ठा किया है। निकोलस क्रिस्टोफ की रिपोर्ट में ख़ुद फ़लस्तीनी कैदी ये वाक़यात सुना रहे हैं कि इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में इसराइल के प्रिजन गार्ड्स, फ़ौजी और तफ्तीशकार उन्हें बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते थे और गैर इंसानी वहशियाना तरीक़ों से रेप करते थे। यहाँ तक कि पुलिस के तरबियत याफ्ता कुत्तों को फ़लस्तीनी कैदियों के रेप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में निकोलस क्रिस्टोफ के कॉलम में ये तफसीलात शाया होने के बाद दुनिया भर में हंगामा खड़ा हो गया है। मगर इसराइली हुकूमत ने इस रिपोर्ट में बयान किए गए वाक़यात और इल्ज़ामात की तहकीकात करवाने के बजाय
न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ के खिलाफ नफरत अंगेज कैंपेन शुरू कर दी है। उनकी सहाफ़ती साख पर ही हमले किए जा रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपने कॉलम में निकोलस क्रिस्टोफ ने रिपोर्ट किया है कि फ़िलहाल तो इस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया है कि इसराइली क़यादत ही इसराइली फ़ौज को फ़लस्तीनी कैदियों के रेप का हुक्म देती है, लेकिन हालिया बरसों में इसराइली हुकूमत ने एक ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया है कि जहां जिनसी तशद्दुद इसराइल का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और फ़लस्तीनियों के साथ बदसलूकी का एक बड़ा ज़रिया बन चुका है। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट में कही गई थी, जबकि गुज़िश्ता महीने इंसानी हुकूक़ की तंजीम यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये नतीजा ख़ास किया कि इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सिस्टमेटिक सेक्शुअल वायलेंस को इस्तेमाल कर रहा है, जो अब एक मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसी के तौर पर राइज हो चुका है। इसके बाद निकोलस क्रिस्टोफ की रिपोर्ट में कई फ़लस्तीनी कैदियों के अज़ियतनाक वाक़यात उनकी अपनी ज़बानी बयान किए गए हैं। इसराइली जेल में कैद रहने वाले 46 साला फ्रीलांस सहाफ़ी समीर साई कहते हैं कि 2024 में जब मुझे जेल के एक सेल में ले जाया जा रहा था तो इसराइली प्रिजन गार्ड्स के ग्रुप ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। वो सब मुझे मार रहे थे। एक गार्ड ने मेरे सर और गर्दन पर पाँव रखा हुआ था, फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिए। फिर एक गार्ड ने कैदियों को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली रबड़ की लाठी निकाली। वो इस लाठी के ज़रिए मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे। मैं ख़ुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से मज़ाहमत कर रहा था, लेकिन मैं इसराइली प्रिजन गार्ड्स को नहीं रोक सका। ये अज़ियतनाक वाक़या सुनाते हुए सहाफ़ी समीर साई की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये बहुत तकलीफ़देह था। इसराइली गार्ड्स मुझ पर हंस रहे थे। फिर मैंने किसी को हिब्रू ज़बान में ये कहते सुना कि गाजर ले आओ। फिर उन्होंने गाजर के ज़रिए मेरा रेप किया। समीर साई के मुताबिक ये इतना तकलीफ़देह मरहला था कि मैं मौत की दुआ कर रहा था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुझे ये आवाज़ आ रही थी कि कोई तस्वीर बनाने से मना कर रहा था, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि किसी ने कैमरा निकाल लिया था। जबकि इसराइली प्रिजन गार्ड्स में एक औरत भी शामिल थी जो समीर साई के मुताबिक उनका मजाक उड़ा रही थी, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद कर रही थी। समीर साई ने मजीद बताया कि जब मुझे घसीटकर जेल के सेल में फेंका गया था तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि ये जगह पहले भी इसी काम के लिए इस्तेमाल होती रही थी, क्योंकि वहाँ रेप के आसार या निशानात मौजूद थे। समीर साई ने न्यूयॉर्क टाइम्स के सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ को बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस ने मुझे अपना मुखबर बनने के लिए कहा था और शायद इसीलिए गिरफ्तारी के ज़रिए दबाव डाला गया था, लेकिन मुझे अपनी सहाफ़ती दयानतदारी पर फ़ख्र था, इसलिए मैंने इसराइली हुक्काम की बात मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह इसराइली जेल में कैद रहने वाले एक फ़लस्तीनी किसान ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि जेल में कैद के दौरान 6 इसराइली प्रिजन गार्ड्स ने उसके बाजू और टांगों को ताकत से अपने काबू में कर लिया और फिर एक डंडे से उसका रेप किया गया। इस दौरान इसराइली एहलकार फ़लस्तीनी किसान पर हंस रहे थे और शोर मचा रहे थे। फ़लस्तीनी किसान के मुताबिक चंद घंटे बाद वो बेहोश हो गया तो उसे जेल के क्लिनिक ले जाया गया, मगर होश में आने के बाद उसी डंडे से एक बार फिर उसका रेप कर दिया गया, जिससे उसका खून बहने लगा। किसान ने यह वाक़या याद करते हुए अपने अल्फाज में बताया कि उस वक्त में मुकम्मल तौर पर टूट गया था और रो रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी किसान ने मजीद बताया कि जब उसे जेल के सेल में वापस लाया गया तो उसने एक इसराइली एहलकार से अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा, लेकिन इसराइली फ़ौजी ने इनकार कर दिया। और फिर उसी शाम इसराइली एहलकारों का एक ग्रुप जेल के सेल में वापस आया और उनमें से एक एहलकार ने पूछा कि वो कौन है जो हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, तो दूसरे एहलकार ने किसान की तरफ इशारा कर दिया और एक दफ़ा फिर किसान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साथ ही उसी दिन तीसरी दफ़ा उसका फिर रेप किया गया। इसके अलावा सबसे बदतरीन जिनसी तशद्दुद बज़ाहिर गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कैदियों पर किया गया है। गज़ा के एक सहाफ़ी ने निकोलस क्रिस्टोफ को इंटरव्यू में बताया कि एक मौके पर इसराइली प्रिजन गार्ड्स ने उसके जिनसी आज़ा को कई घंटों तक प्लास्टिक की पट्टियों से बांधे रखा और साथ साथ तशद्दुद भी करते रहे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के मुताबिक इस तशद्दुद के बाद कई दिनों तक उसके पेशाब में खून आता रहा। एक और मौके पर उसे ज़मीन पर गिराकर बरहना कर दिया गया और जब उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गईं तो इसराइली एहलकारों ने कुत्ते को बुला लिया। उस कुत्ते को भी जिनसी तशद्दुद के लिए ट्रेन किया गया था और इसराइली फ़ौजियों ने कुत्ते से फ़लस्तीनी सहाफ़ी का रेप करवाया। निकोलस क्रिस्टोफ की रिपोर्ट के मुताबिक दीगर फ़लस्तीनी कैदियों और इंसानी हुकूक के इदारों ने भी ऐसे वाक़यात का जिक्र किया है जिनमें कुत्तों को कैदियों के रेप के लिए तरबियत दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस और प्रिजन गार्ड्स फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों की तज़लील के लिए भी मुनज़्ज़म अंदाज में रेप और जिनसी तशद्दुद का इस्तेमाल करते हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर की रिपोर्ट में 42 साला एक फ़लस्तीनी खातून का हवाला दिया गया है जिसने बताया है कि उसे इसराइली जेल में कैद के दौरान बरहना हालत में एक मेज़ से बांध दिया गया था
और फिर इसराइली फौजी 2 दिन तक ज़बरदस्ती उसका रेप करते रहे, जबकि कुछ दीगर इसराइली फौजी वीडियो बनाते रहे। बाद में फ़लस्तीनी खातून को उसी के रेप की तस्वीर दिखाई गई और धमकी दी गई कि अगर उसने इसराइली इंटेलिजेंस के साथ ताबून नहीं किया तो ये तस्वीर पब्लिश कर दी जाएंगी। सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ से बात करते हुए एक फ़लस्तीनी खातून जिसे अक्टूबर 2023 में 23 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, उसने बताया कि इसराइली फ़ौजियों ने उसे, उसकी वालदा को और कम उम्र भांजी को रेप की धमकियां दी। उसे जेल में कई दिन तक बार बार बरहना किया जाता था, जेल के सेल में बांधकर तशद्दुद किया जाता था। साथ ही इसराइली प्रिजन गार्ड्स के मर्द और ख़वातीन एहलकार तलाशी के नाम पर उसके जिस्म के हर हिस्से को छूते थे। फ़लस्तीनी खातून ने खुद अपने अल्फाज में बताया कि इसराइली एहलकारों के हाथ मेरे पूरे जिस्म पर लग रहे होते थे। सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मेरा रेप किया या नहीं किया, क्योंकि तशद्दुद की वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। हर नई शिफ्ट के आगाज़ पर वो मुझे बरहना कर देते थे। इस फ़लस्तीनी खातून ने मज़ीद बताया कि जब वो जेल से रिहा होने वाली थी तो इसराइली एहलकारों ने सख्ती से ख़बरदार किया कि वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसका पहले रेप किया जाएगा और फिर उसे और उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी कैदी का जुलाई 2024 में मुबैना तौर पर रेप की वजह से जिस्म का नाजुक हिस्सा फट गया था, पसलियाँ टूट गई थीं और फेफड़ा भी मुतासिर हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले की तहकीकात की गई तो तफ्तीशकारों को जेल की एक वीडियो मिल गई जिसमें मुबैना तौर पर फ़लस्तीनी कैदी पर होने वाला जिनसी तशद्दुद या रेप देखा जा सकता था। इस वाक़े में मुलविस 9 रिजर्व फौजियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इससे इसराइल के दाएं बाजू के हलकों में शदीद गुस्सा फैल गया और मुश्तइल मुजाहिरीन का एक हुजूम, जिनमें इसराइली सियासतदान भी शामिल थे, वो इसराइली प्रिजन गार्ड्स की हिमायत में जेल में घुस गए और रवां साल मार्च में मज़कूरा इसराइली फ़ौजियों के खिलाफ आखिरी इल्ज़ामात भी ख़त्म कर दिए गए और गुज़िश्ता माह उन्हें ड्यूटी पर दोबारा बहाल कर दिया गया। इससे बड़ी सियासी सरपरस्ती की और क्या मिसाल होगी। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी बच्चों को भी जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाती हैं, जिन्हें अमूमन पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में कैद किया जाता है। इस रिपोर्ट के लिए 3 ऐसे बच्चों को तलाश करके इंटरव्यू किया गया जो इसराइली हिरासत में रह चुके थे, तो तीनों ने ही बताया कि इसराइली जेलों में उनके साथ रेप किया गया था। उनमें से एक बच्चा जो गिरफ्तारी के वक्त 15 साल का था, उसने बताया कि इसराइली जेल में कैद के दौरान ये धमकियां आम थीं कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा रेप कर देंगे। दूसरे बच्चों ने भी मारपीट के दौरान जिनसी तशद्दुद की मिलती जुलती कहानियाँ सुनाई और बताया कि रेप की धमकियाँ सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी माँ और बहन भाइयों को भी दी जाती थी। जबकि सेव द चिल्ड्रन नामी तंजीम ने गुज़िश्ता साल 12 से 17 साल की उम्र के उन बच्चों का सर्वे करवाया जो इसराइली हिरासत में रह चुके थे, तो उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों ने बताया कि उन्होंने जिनसी तशद्दुद देखा या खुद उसका सामना किया। ताहम असल तादाद शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बदनामी के खौफ की वजह से कुछ लोग अपने साथ होने वाले वाक़यात तस्लीम नहीं करते। इसके अलावा जिन फ़लस्तीनी कैदियों ने निकोलस क्रिस्टोफ की इस रिपोर्ट के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने रेप के अलावा भी मुख्तलिफ़ अक़साम के जिनसी मज़ालिम बयान किए हैं। उनमें से कई कैदियों ने बताया कि उनके जिनसी आज़ा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। मेटल डिटेक्टर्स के ज़रिए नाजुक जिस्मानी आज़ा पर तशद्दुद करके उन्हें मुतासिर किया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जेलों में होने वाले इन मज़ालिम को ज़्यादा तवज्जो ना मिलने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक वजह इसराइली हुकाम की रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को खामोश रहने की धमकियाँ हैं, जबकि एक और वजह खुद फ़लस्तीनी विक्टिम्स के मुताबिक ये है कि अरब मुआशरा इस मौजू पर बात करने की हौसला शिकनी करता है, क्योंकि इससे कैदियों के ख़ानदानों के हौसले मुतासिर होने के साथ साथ मज़ाहमत करने वाले बहादुर कैदियों का इमेज कमज़ोर होने का खदशा पैदा हो जाता है। 2 फ़लस्तीनी विक्टिम्स ने यह भी बताया कि अगर कोई कैदी खुद ये तस्लीम कर ले कि उसके साथ रेप किया गया है तो उसकी बहनों और बेटियों की शादी के इम्कानात मुतासिर हो जाते हैं। और नाजरीन, दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों को सिर्फ इसराइली जेलों में क़ैद के दौरान ही रेप या जिनसी तशद्दुद का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली सेटलर्स भी फ़लस्तीनियों को उन्हीं की ज़मीनों से बेदखल करने के लिए अब यही तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं। निकोलस क्रिस्टोफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए अपने कॉलम में वेस्ट बैंक प्रोटेक्शन कंसोर्शियम की रिपोर्ट का हवाला देकर लिखा है कि इसराइली सेटलर्स फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर करने के लिए जिनसी तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं। फ़लस्तीनी किसानों का सर्वे किया गया तो पता चला कि बेघर होने वाले 70% से ज़्यादा फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने बताया कि ख़वातीन और बच्चों को दी जाने वाली धमकियाँ, ख़ास तौर पर जिनसी तशद्दुद या रेप की धमकियाँ, उनकी अपनी ज़मीन छोड़ने की बुनियादी वजह थी। 29 साला फ़लस्तीनी किसान सुहेब अबू अल-कबाश ने यह वाक़या सुनाया कि तकरीबन 20 इसराइली सेटलर्स के एक गिरोह ने उसके ख़ानदान के घरों पर हमला कर दिया और बड़ों और बच्चों को मारा पीटा, जेवरात और 400 भेड़ें चोरी करके ले गए। साथ ही चाकू से
उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर नाजुक जिनसी आज़ा पर तशद्दुद शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की कॉलम निगार निकोलस क्रिस्टोफ ने अपनी इस दिल दहला देने वाली रिपोर्ट में इसराइल के घिनौने मजालिम को मजीद बेनकाब कर दिया है और ये मामला दुनिया भर में बहस का मौजू बन गया है। लेकिन इसराइली हुकूमत, इसराइली प्रिजन सर्विस और दीगर हुकूमती ओहदेदार ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले इस कॉलम को मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि अमरीकी सहाफ़ी निकोलस क्रिस्टोफ को ही बदनाम करने के लिए सरगर्म हो गए। इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में लिखा है कि प्रोपेगेंडिस्ट निकोलस क्रिस्टोफ ने मजलूम को ही मुल्ज़िम बना दिया है। ये पब्लिकेशन महज कोई इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये इसराइल मुखालिफ उस झूठी और मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाना है। लेकिन नाज़रीन, निकोलस क्रिस्टोफ की इस रिपोर्ट से पहले भी इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों पर होने वाले वहशियाना जिनसी तशद्दुद या रेप की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। हाल ही में अल जज़ीरा ने इसराइली जेलों से रिहा होने वाले 2 फ़लस्तीनी कैदियों के इंटरव्यूज़ लिए थे, जिनमें उन्होंने खुद बताया था कि उन्हें कैसे इसराइली जेलों में कैद के दौरान बदतरीन जिनसी तशद्दुद या रेप का निशाना बनाया गया और अब घर वापस आने के बाद भी वो खौफ, शर्मिंदगी और अजियतनाक यादों के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसराइली जेल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी शहरी मोहम्मद अल बकरी ने अल जज़ीरा के रिपोर्टर को बताया कि कई महीनों तक मैं दूसरे कैदियों के साथ आंखों पर पट्टी बांधे और हाथों में हथकड़ी लगाए दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ था। फिर ईद उल फितर से एक रात पहले का वक्त आया, इसराइली फ़ौजियों ने मुझे बरहना किया और मुझ पर कुत्ते छोड़ दिए और बाद में एक प्लास्टिक के आले के ज़रिए मेरा रेप किया गया। लेकिन मोहम्मद अल बकरी कहते हैं कि जेल में उनको सिर्फ जिस्मानी अजियत ही नहीं दी गई, बल्कि रिहाई के बाद वो गज़ा वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी बीवी वफ़ात पा चुकी थी और इस सदमे ने उनकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ कर रख दी। इसके अलावा इसराइली जेल से रिहा होने वाले 17 साला अहमद ने अपने ऊपर होने वाले जिनसी मजालिम की तफसीलात बताते हुए कहा कि मुझे हिरासत के दौरान ज़िल्लत आमेज़ जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इसराइली ख़वातीन फ़ौजी एहलकारों ने मुझे बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। हम ब्रेक शामिल करते हैं, काम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फ़ंड के साथ मिलकर पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि अगले 25 सालों में पाकिस्तान की आबादी बढ़कर 390 मिलियन यानी 39 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो 62% इजाफे के बराबर होगी, जिनमें से 256 मिलियन यानी 25 करोड़ 60 लाख अफराद रोज़गार की तलाश में मार्केट में होंगे। यानी इस वक्त जितनी हमारे मुल्क की कुल आबादी है, उतने लोग 25 साल बाद रोज़गार ढूंढ रहे होंगे और मौजूदा मुआशी तरक्की अगर पहले से मौजूदा आबादी को रोज़गार नहीं दे पा रही है तो इतने सारे लोगों को कैसे रोज़गार मिलेगा। नाज़रीन, आबादी में तेज़ी से और इंतहाई गैर मुनज़्ज़म अंदाज में इजाफा पाकिस्तान का सबसे संगीन मसला बन चुका है और इसी से तमाम दीगर मसाइल जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और हमारी आबादी में सालाना इजाफे की शरह 2.55% है, जो आलमी शरह से 3 गुना ज़्यादा है। इस शरह के हिसाब से पाकिस्तान की आबादी में हर साल 60 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी से ज़्यादा है। आबादी में तेज़ी से इजाफे से मुल्क में पहले से मौजूद वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद दबाव पड़ता है और पहले से मौजूद मसाइल मज़ीद संगीन हो जाते हैं या नए मसाइल खड़े हो जाते हैं। आबादी में तेज़ी से इजाफे का मतलब है खुराक, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरियात की तलब में तेज़ी से इजाफा हो जाना और वसाइल और ज़रूरियात का अदम तवाज़ुन, जिसका सामना पूरे ख़ानदान को भी करना पड़ता है और पूरे मुल्क और मुआशरे को भी करना पड़ता है। इसलिए आबादी में इतना तेज़ी से इजाफा फ़ख्र की नहीं, फ़िक्र की बात है। इसलिए वक्फ़ा कीजिए, क्योंकि वक्फ़ा ज़रूरी है। वक्फ़ा आपकी फ़लाह, पाकिस्तान की बका। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।